गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं धीरज त्यागी आज आपको पैरामेडिकल कोर्सेज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। स्पेशली अगर वैसे तो पैरामेडिकल कोर्सेज़ में काफ़ी सारे कोर्सेज़ आते हैं, मगर स्पेशली हम आज बात करेंगे लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन एज वेल एज डायलिसिस टेक्नीशियंस। और कई बच्चों की मेरे पास क्वेरी आ चुकी है कि सर इसका जॉब प्रोस्पेक्ट क्या रहेगा, हमारा फ्यूचर क्या रहेगा, अगर इस कोर्स करते हैं तो उसके बाद हमारा फ्यूचर क्या रहेगा। तो मैं आज आपको उसी चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम पैरामेडिकल कोर्सेज़ कौन कौन से होते हैं जो कि आसानी से किए जा सकते हैं और इनका जॉब प्रोस्पेक्ट भी बड़ा अच्छा है और फ्यूचर भी बड़ा अच्छा है। सबसे पहले हम DMLT की बात करते हैं। DMLT को बेसिकली डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी बोलते हैं और इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन 10th बेस है। आजकल कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि 10th बेस पर 3 इयर्स डिप्लोमा प्रोग्राम कराती है, कई यूनिवर्सिटी 2 इयर्स डिप्लोमा प्रोग्राम कराती है और इसमें इसे करने के बाद एक अच्छी जॉब भी मिलती है, चाहे वो अच्छे हॉस्पिटल्स के अंदर बात करें हम, चाहे वो डॉक्टर लाल लैब के अंदर बात करें, रेनबैक्सी के अंदर बात करें या मैक्स हॉस्पिटल या और भी कई हॉस्पिटल्स के अंदर बात करें, तो वो इसके जॉब प्रोस्पेक्ट बड़ा अच्छा है, फ्यूचर बड़ा अच्छा है। जैसे कि कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा कि लैब टेक्नीशियंस की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है और आने वाले टाइम में लैब टेक्नीशियंस की डिमांड और बढ़ेगी। रीज़न ये है कि हमारे देश के अंदर क्या है कि मेडिकल पे ध्यान कम दिया जाता है, मगर आने वाले टाइम में इस पर और भी ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। सरकार इसकी तरफ और ज़्यादा अग्रसर डे बाई डे होती जा रही है। और तो हम DMLT की बात कर रहे थे। DMLT का कोर्स करने के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन 10th बेस होती है और अगर कोई BSc MLT करना चाहता है, बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी करना चाहता है, तो उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन 12th साइंस होती है। मगर कई बच्चों की क्वेरी ये भी है, वो कहते हैं सर तो नॉन साइंस है, क्या हम ये BSc MLT कर सकते हैं? हाँ, आप BSc MLT नॉन साइंस 12th बेस पर भी कर सकते हैं। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे 12th साइंस से हो, चाहे 12th कॉमर्स से हो, चाहे आपका 12th साइंस से हो, बस आपका 12th होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी UGC ने एक प्रोग्राम निकाला है जिसको हम BVOC प्रोग्राम बोलते हैं। इसके अंदर BVOC MLT भी होती है, BVOC एक्सरे टेक्नीशियन भी होता है और BVOC इन डायलिसिस टेक्नीशियन एज वेल एज BVOC इन OT टेक्नीशियन, और ये कई यूनिवर्सिटी में अब आ भी चुका है। तो उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है कि 12th साइंस ही होना ज़रूरी है। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे साइंस से हो, चाहे आपका आर्ट साइड से हो, तो आप BVOC प्रोग्राम कर सकते हैं। इस BVOC प्रोग्राम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर ऑलरेडी आप कहीं जॉब कर रहे हैं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो कम से कम आपको, चाहे आपने DMLT किया हो, आप बैचलर डिग्री करना चाहते हैं, तो आप उसमें 60% प्रैक्टिकल आपको चाहिए और 40% थ्योरी प्रोग्राम चाहिए। तो ये आसानी से किया जा सकता है और बहुत अच्छा कोर्स है। इसे कई बच्चे कर भी रहे हैं और आने वाले टाइम में और भी लोग करेंगे। अब आते हैं कि DMLT करने के बाद या BSc MLT करने के बाद हमारा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या रहेगा। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है, ब्राइट है, क्योंकि मैंने देखा है, मैं 15-16 साल से एज ए लेक्चरर मैंने बच्चों को पढ़ाया है, चाहे वो DMLT के स्टूडेंट्स हो, चाहे BSc MLT के, चाहे एज वेल एज MSc MLT के हों। तो मैंने तो 15 साल में यही देखा है कि जिन्होंने भी बच्चों ने ये DMLT या BSc MLT या MSc MLT किया, उनका जॉब प्रोस्पेक्ट बड़ा अच्छा रहा है, उनका भविष्य बड़ा अच्छा रहा है। वो काफ़ी बच्चे जितने मैंने पढ़ाए हैं आज तक, काफ़ी बच्चे मैक्स हॉस्पिटल में, चाहे गवर्नमेंट जॉब में हैं, चाहे LNJP में हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और बालाजी हॉस्पिटल में हैं, मतलब अलग अलग लैब में, अलग अलग हॉस्पिटल में वो एज ए टेक्नीशियन काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। और कई स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिन्होंने BSc MLT करी हो, अच्छा एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद उन्होंने अपनी लैब खोल लिया, लैब खोलने के बाद भी वो अच्छा अर्न कर रहे हैं। और कई स्टूडेंट की क्वेरी होती है, सर लैब खोलने में तो बहुत पैसा लगता है। नहीं, आप मैनुअल लैब स्टार्ट कर सकते हैं। वो मैनुअल लैब में 2 से 2.5 लाख रुपए लगता है और मैनुअल लैब स्टार्ट करने के बाद भी आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब लैब टेक्नीशियन, जैसे कि मैंने बताया, आप लैब टेक्नीशियन का कोर्स करते हैं, चाहे BSc MLT DMLT, तो उसके बाद आप चाहे जॉब करना चाहे, पहले शुरुआती तौर पे आप ट्रेनिंग करें 6 महीने की। ट्रेनिंग का कोर्स कंप्लीट होने के बाद 6 महीने की ट्रेनिंग करें, ताकि आपको ट्रेनिंग के दौरान आपको सिखाया जाए हाउ टू कलेक्ट ब्लड, हाउ टू प्रिजर्व द सैंपल, और किस तरह से दूसरे टेस्ट किए जाते हैं, और आपको डिसिप्लिन मैनर उसमें हॉस्पिटल में जाने के बाद पता चलता है, तो आप एक प्रोफेशनलिस्ट बन जाते हैं। 6 महीने का एक्सपीरियंस आपको काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें सिखा देता है। अब जब आपको 2-3 अब ट्रेनिंग ख़त्म हो गई है, तो आप जॉब के लिए आप जा सकते हैं। जॉब में कई ऑप्शन हैं, खासतौर से लैब टेक्नीशियन के लिए ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं। लैब टेक्नीशियन के ऑप्शन जैसे कि आप
फुल टाइम जॉब कर सकते हैं, आप 8 to 5 जॉब कर सकते हैं किसी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में, और आप किसी मल्टी स्पेशलिस्ट लैब के अंदर एक 8 घंटे की जॉब कर सकते हैं। उसके बाद जब आपको एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है, तो मैंने खासतौर से बॉयज़ को देखा है वो पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर देते हैं। जैसे 4-5 साल का एक्सपीरियंस, 3-4 साल एक्सपीरियंस, तो 2-3 लैब में वो पार्ट टाइम जाने लगते हैं और उसमें अच्छा अर्न करने लगते हैं। अब जैसे कि हमने बताया कि एक लैब में अगर आप 3 घंटे के लिए जाते हैं और यू आर हाईली एक्सपीरियंस्ड, देन यू कैन ज्वाइन अ लैब इन अ पार्ट टाइम basis, just like you have to join a 3 lab in a day, 8 to 12, 12 to 3 and then 3 to 6। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिटी कैसी है, आपका किस तरह से काम करना चाहते हैं आप। तो पार्ट टाइम बेस पर भी आप काम कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये हुआ कि आप फुल टाइम जॉब करें, दूसरा ऑप्शन ये हुआ कि पार्ट टाइम जॉब करें, तीसरा ऑप्शन ये होता है कि आप किसी भी ऑथोराइज लैब का सेंटर ले सकते हैं, एज ए कलेक्शन सेंटर आप उसे खोल सकते हैं। वहाँ पर आपकी कलेक्शन आती है और आप वहाँ के एग्जीक्यूटिव आते हैं, सैंपल लेके जाते हैं, देन यू कैन अर्न वेरी मच, जस्ट लाइक दे आर प्रोवाइडिंग 20 to 30%। जैसे डॉक्टर लाल लैब है, अगर आप डॉक्टर लाल लैब का कलेक्शन सेंटर खोलते हैं तो आपको 20% तक का शेयर आपको मिलता है, और अगर आप दूसरी लैब का खोलते हैं तो कई लैब में 40%, 30% का भी शेयर मिलता है। तो एज ए कलेक्शन सेंटर अगर आप स्टार्ट कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन ये है कि आप फुल फ्लैश अपनी लैब खोल सकते हैं। पांचवा ऑप्शन ये है कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें लैब टेक्नीशियन के लिए ऑप्शन काफ़ी सारे ओपन हैं। तो आप ऐसा नहीं कि आप खाली फुल टाइम जॉब ही करना चाहें, आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप अपना कलेक्शन सेंटर खोल सकते हैं, आप अपनी लैब ओपन कर सकते हैं। बट इट इज़ डिपेंड ऑन द एक्सपीरियंस। अगर आपको एक्सपीरियंस है अच्छा, तो तभी आप ये स्टार्ट करें, और अच्छा एक्सपीरियंस लेने के बाद 2-3 साल आप फील्ड में काम करें। आपको जब अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसके बाद आप अपनी लैब ओपन कर सकते हैं, अपना कलेक्शन सेंटर ओपन कर सकते हैं, और उसके बावजूद अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो इससे बेहतर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। मेरे काफ़ी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी लैब स्टार्ट किया हुआ है, कि वो अलग अलग स्टेट में काम कर रहे हैं, चाहे बिहार की बात करें, चाहे यूपी की बात करें, चाहे हिमाचल की बात करें। तो अलग अलग स्टेट में लगभग जो जितने भी लैब टेक्नीशियंस हैं वो अपनी लैब खोला हुआ है। किसी ने अच्छे हॉस्पिटल में गए, कईयों की गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है। तो लैब टेक्नीशियन का जो डिमांड है आने वाले टाइम में और बढ़ती जा रही है, ऐसा हमें लगता है, और आने वाले टाइम में और बढ़ेगी। और गवर्नमेंट पहले हमने देखा था अगर हम 1999 की बात करें या 2000 की बात करें तो वैकेंसीज बहुत कम निकलती थी, 1-2। मगर आज के टाइम में 10-10 वैकेंसीज, 15-15 वैकेंसी लैब टेक्नीशियन की निकलती हैं। तो उसके बिहाफ पर आज के टाइम में डिमांड लैब टेक्नीशियन की बढ़ी है। कारण क्या होता है लैब टेक्नीशियन डिमांड बढ़ने का, लैब का डिमांड बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न है कि चाहे आप डॉक्टर्स क्या करते हैं, पहले क्या होता था कि आप बिना टेस्ट के डॉक्टर इलाज किया करते थे। मगर अब डॉक्टर चाहते हैं कि अब पहले हम टेस्ट करें, पेशेंट को अननेसेसरी मेडिसिन ना चलाएं, उसके टेस्ट करें, उसका डायग्नोस हो जाए, डायग्नोस होने के बाद हम प्रॉपर ट्रीटमेंट चलाएं। तो उसके लिए लैब की डिपेंडेंसी बहुत ज़रूरी है। और एक लैब टेक्नीशियंस काफ़ी हद तक लैब में एक अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि लैब टेक्नीशियंस के बिना कोई भी लैब रन नहीं कर सकती। कम से कम 80% जो वर्क है वो लैब टेक्नीशियन के द्वारा ही किया जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि आपकी इमेज बहुत ज़्यादा अच्छी है और आपकी अहमियत है, आप पैरामेडिक्स हैं, और आपके बिना कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी डॉक्टर, कोई भी सर्जन, कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल आपके बिना काम नहीं कर सकता। तो लास्ट में मैं कहूँगा कि लैब टेक्नीशियन कोर्स बहुत अच्छा है, आपको करना चाहिए। आप इसे 10th बेस पर भी कर सकते हैं, आप 12th साइंस बेस पर भी कर सकते हैं, आप 12th नॉन साइंस हैं तब भी इस कोर्स को कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड कोर्स। मैं चाहूँगा कि हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को ये कोर्स कराना चाहिए। कम से कम हर पेरेंट्स को चाहिए कि एक घर में, चाहे वो MBBS डॉक्टर हो, चाहे अपने पूरी फैमिली के अंदर एक मेडिको होना बहुत ज़रूरी है। रीज़न है, अगर आपके घर में एक मेडिको होता है, चाहे वो नर्स हो, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, चाहे OT टेक्नीशियन हो, चाहे एक्सरे टेक्नीशियन हो, उससे क्या होता है, उससे काफ़ी हद तक मेडिकल की नॉलेज हो जाती है और वो आपको एक सही एडवाइस दे सकता है, सही समय पे सही इलाज प्रोवाइड करा सकता है, क्योंकि उसे काफ़ी हद तक उन्होंने चीज़ें पढ़ी होती है। चाहे वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बात करें, पैथोलॉजी की बात करें, डायग्नोस्टिक की बात करें, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी होती है। तो काफ़ी हद तक आपकी फैमिली में रहकर आपको हेल्प कर सकते हैं, आपके आस पड़ोसियों को हेल्प कर सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि मेरे सभी पेरेंट्स को सजेशन है कि कम से कम आपकी फैमिली में एक मेंबर मेडिको होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो MBBS डॉक्टर ही हो, ज़रूरी नहीं है कि वो सर्जन हो,
मेरा मानना है कि अगर वो लैब टेक्नीशियन भी होगा, एक्सरे टेक्नीशियन भी होगा, ओटी टेक्नीशियन भी होगा, तो वो नर्स भी होगी, वो फिजियोथेरेपिस्ट भी होगा, तो कम से कम एक मेडिको होना चाहिए ताकि आपकी फैमिली सेफ़ रहे, आपका नेबरहुड सेफ रहे। कल को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एक पैरामेडिक्स आपको एक सही एडवाइस देने में आपकी बहुत अच्छी भूमिका निभा सकता है और एक खतरनाक बीमारी से भी कभी कभी बचाया जा सकता है। इलाज तो डॉक्टर नहीं करना है, मगर वो उसे नॉलेज है तो कम से कम वो थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकता है और एक सही समय पर सही डॉक्टर के पास आपको लेके जाया जा सकता है। तो मेरा सभी पेरेंट्स से अनुरोध है कि अपने बच्चों को कोई ना कोई मेडिकल कोर्स कराइए। देखिए, अगर अब हर बच्चा MBBS नहीं बन सकता, हर बच्चा फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बन सकता, मगर कुछ ना कुछ तो कोर्स कर ही सकता है ना। चाहे वो लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर सकता है, चाहे ओटी टेक्नीशियन का कोर्स कर सकता है, एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स करता है, डायलिसिस टेक्नीशियन का कोर्स करता है, एज वेल एज फिजियोथेरेपिस्ट बन सकता है। अगर किसी की रुचि है मेडिकल में जाने की तो आप उसे मेडिकल में ज़रूर भेजिए। ये हमारे लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, एक सोसाइटी के लिए भी बहुत अच्छा है। मेरा मानना यह है कि पैरामेडिक्स में जाना बहुत अच्छी चीज़ है। अपने बच्चों को इन कोर्सेज़ के लिए आगे लेकर आइए और बहुत अच्छा कोर्स है। दूसरे कोर्स हम बात करते हैं ओटी टेक्नीशियन की। ओटी टेक्नीशियन का भी कोर्स डिप्लोमा प्रोग्राम होता है, इसके अंदर भी इसमें भी 2 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम है, 3 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम है। इसकी भी क्वालिफिकेशन वही 10th है, 12th साइंस है, तो वो भी आसानी से किया जा सकता है। ओटी टेक्नीशियन का सबसे बड़ा रोल ये है ओटी के अंदर। ओटी टेक्नीशियन का रोल सबसे बड़ा होता है कि वो ओटी ऑपरेशन थिएटर को पूरा तरह मैनेज करके रखता है और एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जॉब कर सकता है, वो एक गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कर सकता है और अच्छी डिमांड है। ओटी टेक्नीशियन का भी कोर्स आसानी से किया जा सकता है। तीसरा, हम एक्सरे टेक्नीशियन की बात करते हैं। डिप्लोमा इन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं DRIT, और इसके बाद बैचलर डिग्री कर सकते हैं। DRIT के बेस पे आप BRIT कर सकते हैं, बैचलर रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, और ये भी बहुत अच्छा इस कोर्स है। इसके अंदर हम एक्सरे करना सिखाते हैं बच्चों को, किस तरह से एक्सरे किया जा सकता है, कौन कौन सी बोन्स का एक्सरे, पूरी बॉडी का एक्सरे। फिर एक्सरे के साथ साथ जैसे कि मैंने डिप्लोमा इन एक्सरे एंड इमेजिंग, एक्सरे बेसिक है, उसके बाद MRI CT में भी आप जा सकते हैं और MRI CT के अंदर भी सैलरी अच्छी मिलती है। MRI CT की अगर MRI टेक्नीशियन है या CT टेक्नीशियन है तो स्टार्टिंग से ही 25 से 30 हज़ार है और एक्सरे टेक्नीशियन की सैलरी भी 20 से 25 हज़ार आज के टाइम में है। अब आपको मालूम ही है एक्सरे टेक्नीशियन आज के डिजिटल हो गया है, पहले मैनुअल एक्सरे होता था मगर आजकल डिजिटल एक्सरे है, तो इसमें इतना टेंशन लेने की बात नहीं है कि हमें एक्सपोजर होगा, तो उसके लिए सारी प्रोडक्शन मुहैया कराई जाती है और बच्चा आसानी से ये कोर्स कर सकता है और इसमें भी अच्छी सैलरी और अच्छा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बना सकता है। तीसरी बात डायलिसिस टेक्नीशियन की। डायलिसिस टेक्नीशियन की डिमांड बहुत बड़ी अच्छी है। जैसे कि आपने जब कोई किडनी फेलियर हो जाता है तो उसके लिए डायलिसिस टेक्नीशियन की आवश्यकता पड़ती है, जो कि डॉक्टर को असिस्ट करते हैं, और डायलिसिस टेक्नीशियन का कोर्स 2 साल का या 3 साल का या डिग्री प्रोग्राम किए जाते हैं। हम डायलिसिस एज ए डायलिसिस टेक्नीशियन के भी कोर्स कर सकते हैं। डायलिसिस टेक्नीशियन की सबसे अच्छी खासियत ये मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, चाहे वो मैक्स हो, मेदांता हो, चाहे वो गंगाराम हो, या गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इनकी डिमांड बड़ी अच्छी है। डायलिसिस टेक्नीशियन का भी कोर्स कराया जा सकता है। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा, पेरेंट्स से भी, स्टूडेंट से भी, और जो आने वाले जो 12th पास हैं या 10th पास स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं बोलूँगा कि आप पैरामेडिकल कोर्स के लिए सर्च कर सकते हैं। जो प्रोस्पेक्ट बड़े अच्छे हैं, डिमांड अच्छी है, आप काफ़ी अच्छा अपना फ्यूचर बना सकते हैं इसके अंदर। और मैं आपसे लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आप स्वस्थ रहें, स्टे हेल्दी, और मैं धीरज त्यागी आपसे अलविदा लेता हूँ। मेरा अपना इंस्टीट्यूट है विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि मयूर विहार फेज़ 3 के अंदर है। और थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।